हेलो। आज हम आर्यसाडा सर की किताब है पीसीबी, उसमें नागरिकता टॉपिक है वो करेंगे। तो यहाँ देखिए कि विल किमली का है, जो इसमें ये कनाडा के विचारक हैं। इन्होंने मत दिया कि 1970 का दशक था, उसमें क्या कि न्याय, जॉन रॉल्स का न्याय था, तो उसमें वो चीज़ें चल रही थी। न्याय और अधिकार उपयोगितावाद के विकल्प के रूप में परिभाषित हो रहा था, जो ये उदारवाद की चिंतन धारा थी। उसके बाद में क्या हुआ, 1980 के दशक में क्या हुआ, पहले तो 70 के दशक में उपयोगितावाद या उदारवाद इन चीज़ों के बारे में चला। 1980 के दशक में क्या हुआ, समुदाय और उसकी बातें होने लग गई। तो इन दोनों का जो मिक्स रूप था, उन दोनों को एक साथ करने का काम किसने किया? नागरिकता ने। ठीक, इसमें कहा हुआ है कि नागरिकता एक और व्यक्तिगत अधिकारों और हकदारियों के उदारवादी विचार, यानी कि जो इंडिविजुअल जो चाहता था, एक व्यक्ति जो चाहता था उसके विचार, और एक जो समाज चाहता था, समुदाय चाहता था, उन दोनों के बीच में इसमें सामंजस्य स्थापित किया। फिर एक विचारक है वॉन गन स्टेरेन। इनका मत था कि 1978 में ये क्या वो नागरिकता की संकल्पना राजनीतिक विचारकों के लिए एक लोकप्रिय नहीं रह गई थी। उन्होंने बोला कि 1978 में कोई चाहता ही नहीं था कि नागरिकता की संकल्पना रहे। क्यों रहे? क्योंकि देखो 1970 का दशक पूरा न्याय की बात करता है। न्याय में भी कौन पर्टिकुलर अपनी अपनी बात करना चाहता है, एक एक यानी कि व्यक्तिगत रूप से। तो वो क्या चाहते थे कि नागरिकता की संकल्पना राजनीतिक विचारकों के लिए लोकप्रिय नहीं रह गई थी। इसके अलावा दूसरे कॉन्सेप्ट उठने लग गए थे, क्योंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। दूसरा किसमें था? अफगानिस्तान और युद्ध चल रहे थे इसमें, और राजनीतिक सिद्धांत में भी कुछ अपडेट्स नहीं हो रही थी। इसीलिए वो क्या चाहते थे, नागरिकता जैसा कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। लेकिन किसने बोला? हीटर ने, वोगल ने और मोरन ने क्या बोला कि 1990 तक क्या वो राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त मौजूदा सभी तरह के बीच नागरिकता एक मूल मंत्र बन गया। क्यों बन गया 1990 के बीच में? क्योंकि बहुत सारा शीत युद्ध एंड होने की ओर था, और वो सबसे ज़्यादा समस्या किसके थी? शरणार्थियों की समस्या थी। तो उन सबको नागरिकता देना, और बीच में 1955-56 के बाद में जो आंदोलन हुए, श्वेत वाला नागरिकता के और मुद्दे उठे, तो संविधान के अनुसार वाले, तो मूल अधिकार उनसे संबंधित वाले, तो उन सब के बीच में 1990 के बीच में क्या हुआ, जो एलपीजी हो गया था, वैश्वीकरण, उदारीकरण, उन सब की वजह से क्या हो गया, एक मूल मंत्र बन गया, बज वर्ड कौन सा बन गया? नागरिकता। फिर टर्नर ने बोला है कि नागरिकता के अधिकार उन सामाजिक आंदोलन जिनका एकमात्र लक्ष्य सामाजिक सदस्य का विस्तार करना है अथवा उसे परिभाषित करना का परिणाम है। टर्नर ने मतलब टर्न हो गए, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, टर्न हो गए। तो क्या हुआ, नागरिकता के अधिकार थे उन सामाजिक आंदोलन, जितने भी आंदोलन हो रहे थे, उन सबका एक ही लक्ष्य क्या था? सामाजिकता, हमें सदस्यत्व बनाओ। तो उसका क्या था परिणाम? जैसे देखो, मार्टिन लूथर किंग वाला आंदोलन था 1956 वाला, अश्वेत वाला अमेरिका में। तो वो क्या चाहते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलन का क्या लक्ष्य था कि हमको समाज का सदस्य समझा जाए। उसका परिणाम, उसमें क्या परिणाम के रूप में क्या निकला? नागरिकता। फिर अब बैकग्राउंड बनता है पीछे वाला। अरस्तु ने बहुत पहले कहा था नागरिकता का स्वरूप एक ऐसा प्रश्न जिसे किसी एक परिभाषा की आम सहमति नहीं रही है। यानी अरस्तु ने पहले कह दिया था कि हर नागरिकता में अलग अलग कॉन्सेप्ट एक साथ इंक्लूड होते गए, कौन सा एक सहमति एक किसी की भी नहीं। कोई कहता था इस तरफ की सहमति दो, उस तरह की दो, पर सबके लिए अलग अलग था। फिर ब्लैक वेल विश्वकोश ने इसे राज्य की पूर्ण और उत्तरदायी सदस्यता की संज्ञा दी। किसे दी? नागरिकता क्या है, मतलब राज्य के अंतर्गत नागरिकता है, तो राज्य के द्वारा पूर्ण और उत्तरदायी सदस्यता ही नागरिकता। हीटर ने बोला नागरिकता की अवधारणा प्राचीन यूनान में व्यक्तियों की हैसियत की विभेदीकरण, यानी कि हीटर मतलब समझ सकते हैं, हीट मतलब गर्मी वाला, तो गर्मी का मतलब उन्होंने दो कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं कि हीटर ने क्या बोला, जब स्टार्टिंग में था, जो प्राचीन यूनान में क्या थी, हैसियत में विभेदीकरण, सबकी अलग अलग हैसियत है, तो उसका सबकी अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो उसमें कि उस वजह से क्या हुआ, समाज दो भागों में डिवाइड हो गया, के साधन के रूप में था। जबकि आधुनिक काल में क्या था, क्योंकि देखो अरस्तु के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि जो राजनीतिक रूप में सक्रिय भाग लेते हैं वही उनको ही नागरिकता मिलेगी, दूसरे किसी को मिलेगी नहीं। तो हैसियत में क्या हो गया, विभेदीकरण हो गया। परंतु आधुनिक काल में हर कोई यही चाहता है कि हम इस देश के नागरिक, हमें भी समान अधिकार मिलने चाहिए। तो आधुनिक काल में क्या वो हैसियत कैसी होनी चाहिए? समानता का साधन। किसने बोला? हीटर ने। इसमें देखो मूल मंत्र क्या है कि राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, सांप्रदायिक अस्मिता और नागरिक दायित्व। हीटर बहुआयामी और बहुभागी नागरिकता की वकालत करता है।
फिर मार्शल ने क्या बोला, नागरिकता जो है राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान नागरिकता है। कैसी मिलनी चाहिए मार्शल के अनुसार? पूर्ण मिलनी चाहिए हम समुदाय में, पर वो कैसी होनी, समान सदस्यता। कैटलिन ने बोला नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक और सामाजिक लाभ प्राप्त कर सके। कैटलिन क्या कहते हैं कि वो वैधानिक स्थिति, क्या बात होगी, कैटलिन ने बोला कि वैधानिक स्थिति है जिसके कारण राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक, मतलब ऑथेंटिकेशन ये देता है, क्या देता है, वैधानिक स्थिति प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से समाज में सबको राजनीतिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हो। क्या होता है कि इसका सरल शब्द ये है कि राज्य के राजनीतिक समुदाय में भरपूर सहभागिता। फिर उसके बाद में है कि हैबरमास कहाँ के, जर्मन के हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि संवैधानिक आज़ादी की संस्थाएं केवल उतनी ही समर्थ होती है जितनी जनसंख्या यानी कि नागरिक उसे समर्थ बनाते हैं। यानी कि जहाँ मतलब हैबरमास, तो मास यानी कि लोग, बहुत सारे, समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग, वो अगर संविधान की जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो वही उसे क्या बनाती है, नागरिक बनाती है। मतलब वही नागरिकता को कॉन्सेप्ट समझ में आता। नागरिक वही है जो संविधान की संस्थाओं को संरक्षण दे। फिर चार्ल्स टीली ने क्या बोला, चार्ल्स टीली कहाँ के, यूएसए के। तो नागरिकता को व्यक्तियों और राज्य के अभिकर्ताओं के बीच संचालन सौदा, टीली यानी कि किसके, व्यक्तियों और राज्य के अभिकर्ता, एजेंट और उनके बीच के, दोनों के बीच में संचालन सौदे के रूप में समझाया इनको। अब इसका अभी वर्तमान में अपन क्यों पढ़ते हैं, इसकी विकास क्यों हुआ, लोकप्रिय क्यों, विम किमलिका ने बताए, कॉन्सेप्ट बताए, इन्होंने क्या क्या बताएं। अमेरिका में देखो, मतदाताओं की बढ़ती उदासीनता, दीर्घकालीन रूप से कल्याण के राज्य की बढ़ती निर्भरता। मतदाता नहीं वोट करना चाहते थे, उनकी किसी के प्रति कोई उदासीनता हो गई थी। पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन का पुनर्उभार, तो ये जिसकी वजह से पुनः ये चाहते थे कि हमारा नागरिकता का कॉन्सेप्ट उठे। थैचर के कार्यकाल में इंग्लैंड में कल्याणकारी राज्य के खिलाफ नीतियाँ, तो 1980 के समय की बात है। तो कल्याणकारी राज्य के खिलाफ नीतियाँ, तो कि हम कल्याण क्यों करें, क्योंकि हम जब इतना सब कुछ दे रहे हैं, हम सब इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो कल्याण की बातें कहाँ से आ रही है, दूसरे लोगों को क्यों अपना श्रम दिया जाए। तो इसलिए वहाँ पर नागरिकता की बातें आई। स्वैच्छिक नागरिक सहयोग पर निर्भर पर्यावरणीय नीतियों की नाकामियाँ, पर्यावरण नीतियाँ क्या नाकाम हो रही थी, लोग अपने साथ साथ में समुदाय के बारे में भी सोच रहे थे, अपना जो अपने आसपास वातावरण को भी अच्छा बनाना चाहते थे, तो वो उनको नहीं मिल पा रहा था। वैश्वीकरण के खिलाफ असंतोष और राष्ट्रीय संप्रभुता के नुकसान का अनुभव, वैश्वीकरण के खिलाफ क्योंकि सार्वभौमिक नैतिकता या यूँ बातें हो रही थी, तो परंतु एक देश की बातें नहीं हो रही थी, तो वो चाहते थे कि राष्ट्र के अनुसार उन्हें नागरिकता प्राप्त हो। अब आया कि नागरिकता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सदस्यता मतलब किस प्रकार से हो सकती है, सक्रिय और तटस्थ दोनों प्रकार की हो सकती है नागरिकता, जैसे ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे अब यहाँ पर है नागरिकता के स्वरूप में देखो, सक्रिय नागरिकता यानी कि राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक गतिविधियों में लोगों का सहभागिता होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा भाग होगी तो वो उतनी ही नागरिकता कैसी होगी, सक्रिय। तो अन्ना अरेंट का मत है कि सक्रिय नागरिकता से राजनीति का लोकतांत्रिक स्वरूप बनाया जा सकता है, ठीक है। तो और उसके साथ में क्या है कि सार्वभौमिक भी है, नागरिकता व्यक्तियों को सामाजिक विरासत का भागीदार बनाती है, ठीक है। और नागरिकता कर्तव्य और अधिकार दोनों को प्रभावित करती है। इसके साथ में देख रहे नागरिकता और 5R के अनुसार इसको समझा जा सकता है। अधिकार हो गए, R फॉर राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व दे रखा हो, जिसके साथ में रिकॉग्नाइज यानी मान्यता मिल रखी हो नागरिकता को। स्रोत होना चाहिए कि कोई इनको जहाँ से इनको मिलता है, विषय मिलता है, रेजिडेंस यानी निवास के आधार पर। अब नागरिकता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, लैटिन शब्द कौन सा, सिविक्स हो गया, और ग्रीक समानार्थी इनका पोलिटेस, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, नगर राज्य का सदस्य, मतलब वहाँ का सदस्य होना चाहिए। ग्रीक सिद्धांत, ग्रीक यानी कि यूनान पहले वाले बोलते, तो अब ग्रीक। तो इसमें विचार में क्या हुआ है, ये क्या है कि समुदाय के राजनीतिक जीवन में सहभागिता मनुष्य के बौद्धिक मतलब उनका साथ होना, राजनीतिक समुदाय में भागीदारी करना ही नागरिकता कहलाई जाती थी।
अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है, व्यक्तित्व विकास के लिए राजनीतिक मामलों में भाग लेना आवश्यक है। उन्होंने यही बोला कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जिससे विमर्शी और न्यायिक कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। यानी कि लोग नागरिक कौन हुए? जो विमर्शी और न्यायिक कार्य में भाग लेते हैं, ठीक है, जो उसको सक्रिय नागरिकता भी बोला जाता है, ठीक है। फिर ग्रीक के बाद में कौन सा आ गया? रोमन अवधारणा। रोमन अवधारणा में क्या हुआ? रोमवासी, इटली वासी, तो उसमें देखो अंतर था, भेदभाव का अंत नहीं हुआ था। तो उसमें देखो एक अलग वर्ग था जो ऊपर श्रेष्ठ वर्ग जिसको बोलते हैं, दूसरा छोटा वर्ग था जिसको निम्न वर्ग बोलते हैं, जिसको पीलबियन। तो इन पीलबियन के द्वारा विरोध किया गया। तो इनके बाद में इनको क्या है? 12 टेबल्स, ये 12 टेबल जो विधि संहिता तैयार की गई, इसमें माध्यम से उनको अधिकार दिए गए जो निम्न वर्ग था जिसको पीलबियन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट इसमें आया, इसमें नागरिकता की दूसरी श्रेणी को भी जोड़ा जो सिविटास साइनो सर्फिग्यो, जैसे ऐसी नागरिक जिसमें मताधिकार न हो। उनको अब अधिकार तो मिल गए, किसके माध्यम से मिले? 12 टेबल के माध्यम से मिल गए, परंतु उन्होंने एक और विभेदीकरण कर दिया। किसमें किया? सिविटास साइनो, जैसे उनको नागरिकता मिल गई पर उसमें मताधिकार नहीं दिया गया, तो उसको ये वर्ड है सिविटास साइनो सर्फिग्यो। फिर रोमन संत अगस्ताइन है जो 354-430 एडी में जन्म हुआ था। तो उन्होंने क्या किसकी बात की? दोहरी नागरिकता, सिविटास दई और सिविटास टेरना, ठीक है। सक्रिय नागरिकता अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फिर भी है कि सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकता में यह है कि सक्रिय नागरिक जो राज्य के सार्वजनिक जीवन में कुछ दायित्वों का पूरा करता है, जैसे हन्ना अरेंट इसकी पक्षधर है। निष्क्रिय नागरिकता मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, अपने उत्तरदायित्वों को ही पूर्ण करना। जैसे प्राचीन ग्रीक नगर वाले थे, अरस्तु वाले, वो सक्रिय नागरिकता थे, और प्राचीन रोम वाले थे वो निष्क्रिय नागरिकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। फिर देखो कौन सा काल आ गया? पुनर्जागरण काल में, इसमें 13वीं और 14वीं शताब्दी में। तो इसमें कौन सा हो गया? यूरोप में मैकियावेली हो गए, बोंदा हो गए, रूसो हो गया, लोकतंत्र राज्य और नागरिकता के विचार को